चलो अभी हाइड्रोकार्बन्स में नेक्स्ट वाला सेक्शन जो अपन स्टार्ट करें दैट इज अल्कीन, है ना। अल्कीन्स में सबसे पहले इनको बनाने की जो रिएक्शंस हमको देखनी है ना, रिएक्शंस क्या रहेंगी तो हम बोलेंगे सबसे पहले रिएक्शन इसमें इट इज अल्कीन्स का पार्शियल रिडक्शन, अल्काइंस का पार्शियल रिडक्शन। तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन विथ लिंडलर्स कैटलिस्ट या हाइड्रोजन विथ P2 कैटलिस्ट, ठीक है। और या फिर सोडियम और लिथियम में लिक्विड अमोनिया, जब ये अपन किस पर डालेंगे दैट इज ओवर अल्काइन, तो अल्काइंस का पार्शियल रिडक्शन होकर क्या मिल जाएगा दैट इज अल्कीन। लिंडर्स कैटलिस्ट और P2 कैटलिस्ट, इनसे सिर्फ अल्कीन मिलती है, और सोडियम और लिथियम में लिक्विड अमोनिया, इससे क्या मिलता है दैट इज ट्रांस अल्कीन, ठीक है। फिर सेकेंड वाली रिएक्शन जो ये भी अपनी पड़ी हुई दैट इज हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन ऑफ अल्काइन, है ना। अल्काइंस का हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन, है ना, इसमें भी क्या हो जाता है इट इज अल्कीन बन जाती है ना। ये रिएक्शन भी पड़ा हुआ है। फिर थर्ड वाला क्या दैट इज कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है ना, जब विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाकर जब हम क्या करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका दैट इज अल्कीन, ठीक है ना। इसके बाद फिर कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या भी देखा हुआ है हमने कि अल्कीन अल्कीन अल्काइन तीनों बन जाते हैं, है ना। इसके बाद फिर नई रिएक्शन जो अपने को देखनी है दिस इज व्हाट दैट विटिग रिएक्शन, ठीक है। विटिग रिएक्शन में बेटा क्या लेते हैं, रिएक्टेंट जो होता है वो होता है अल्डिहाइड या कीटोन, है ना। इस पर रिएक्शन करवाते हैं किसका दैट इज PH3P डबल बॉन्ड C, है ना। ये जो कंपाउंड होता है PH3P डबल बॉन्ड C, ये क्या कहलाता है फॉस्फोरेन या लाइड कहलाता है। समझ आती बेटा बात ये, है ना। ये जो कंपाउंड होगा PH3P डबल बॉन्ड C, ये क्या कहलाता है फॉस्फोरेन या लाइड कहलाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा रिएक्शन को नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन का फॉस्फोरिन या लाइट के साथ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हीटिंग करवाते हैं, है ना। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से O निकल जाता है और यहाँ से PH3P निकल जाता है, ठीक है। तो PH3P डबल बॉन्ड O निकल जाएगा और कार्बन इसके बीच में क्या बन जाता है दैट इज डबल बॉन्ड बन जाता है। समझा के बेटा बात ये, रिएक्शन को बिना मैकेनिज्म की डायरेक्टली ही देख रहे हैं अपन, सिंपल ये अल्डिहाइड कीटोन में से O हटाना है और इधर PH3P डबल बॉन्ड C, इसमें से PH3P, तो PH3P डबल बॉन्ड निकल गया। इस कार्बन की दो वैलेंसीज खाली और इसकी दो खाली, ये आपस में एडजस्ट होकर क्या बना लेती हैं दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेती हैं, ठीक है। ये रिएक्शन क्या बोला हमने दैट इज विटिग रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में क्यों करवाया जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो फॉस्फोरिन कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं दीज आर ऑक्सीडेशन सेंसिटिव, ठीक है। फॉस्फोरिन्स जो हैं ये क्या रहते हैं ऑक्सीडेशन सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होगा तो हम बोलेंगे रिएक्शन में यदि नॉर्मल एयर प्रेजेंट रहेगी तो क्या हो जाएगा एयर की ऑक्सीजन से फॉस्फोरिन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फिर वो अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करके अल्कीन नहीं बना सकेगा। आ रही बेटा बात समझ में। तो इस वजह से कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला इस वजह से ना क्या हो जाएगा रिएक्शन को अपन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में करते हैं ताकि फॉस्फोरिन या लाइट इसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है एक ही कार्बन पर दो हैलोजन, ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं जेमाइनल डाइहैलाइड, है ना। इनकी रिएक्शन जो अपन किससे करवाते हैं दैट इज विद सोडियम और जिंक, ठीक है ना। इनका रिएक्शन जब सोडियम या जिंक मेटल से करवाएंगे तो सोडियम मतलब वुड्स रिएक्शन हो जाएगा और जिंक मतलब क्या हो जाएगा दैट इज फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाएगी तो हम बोलेंगे यहाँ से दो हैलोजन इधर से दो हैलोजन NaBr या ZnBr2 बन जाएगा और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे बाय डबल बॉन्ड। आई बेटा बात समझ में, क्या हो जाएगा कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं डबल बॉन्ड से। क्लियर हो गया अच्छे से ये। तो दिस इज व्हाट दैट फ्रैंकलिन और वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है कौन सी दिस इज डी हैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। डी हैलोजिनेशन का मतलब क्या रहेगा दैट इज रिमूवल ऑफ हैलोजन, है ना। इसके लिए जो रिएजेंट्स लिए जाते हैं ये कौन से होते हैं वन इज सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, ठीक है।
और दूसरा जो होता है वो कौन सा रहेगा, दैट इज जिंक इन मीथेनॉल, है ना। क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है बेटा, यदि डायहेलाइड दिया है और उसके साथ सिर्फ जिंक दिया है या जिंक इन मीथेनॉल दिया है या जिंक इन एसिटिक एसिड दिया है, सब में आपको क्या ही करना है, डीहैलोजिनेशन ही करना है ना। तो क्या लिया हमने यहाँ पर, विसिनल डायहेलाइड, ठीक है। इस विसिनल डायहेलाइड पर यदि जिंक इन मीथेनॉल की रिएक्शन होती है तो इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा बेटा, तो हम बोलेंगे जैसे CBr बॉन्ड टूटेगा बाय सॉल्वेशन ऑफ मीथेनॉल, तो CBr बॉन्ड टूटा तो कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिंक जो होता है इससे 2 बार सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ना, कैटाइन को 1 बार इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो क्या बन जाता है, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो पहले CBr बॉन्ड के टूटने से यहाँ कैटाइन बना, उस कैटाइन पर 2 बार सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो उससे एनायन बना, ठीक है। फिर क्या पढ़ रखा है बेटा अपन ने कि कार्बेनाइन अपने एडजेसेंट कार्बन पर से फंक्शनल ग्रुप को हटाकर क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है। आते बेटा समझ में, कार्बेनाइन अपने एडजेसेंट कार्बन पर से फंक्शनल ग्रुप को हटाकर क्या बना सकता है, तो हम बोलेंगे इट इज पाई बॉन्ड बना सकता है। इससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ अल्कीन, इससे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। सो दिस इज व्हाट दैट डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, क्लियर हुआ बेटा ये, है ना। अब इसके बाद फिर कौन सा है, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, इसमें भी अपन मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक ब्रोमीन ना क्या करेगा, एडजेसेंट कार्बन पर से दूसरे ब्रोमीन को हटा देता है बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस Br की वजह से कार्बन पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो Br है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है। इस कार्बन पर जब Br का अटैक होगा तो Br नेगेटिव निकला, यहाँ क्या बन जाएगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, है ना। यहाँ बनेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन या फिर क्या बना, दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। आया समझ में। अभी जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इस पर अटैक होगा किसका, दैट इज ऑफ आई नेगेटिव, है ना। इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पर आई नेगेटिव ने अटैक किया तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट में क्या होता है, तो बोलेंगे कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, ब्रोमीन की तरफ टूटा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव छूटा, है ना। और ये वाला ब्रोमीन कार्बन बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटेगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस कार्बन का पॉजिटिव, इस कार्बन का नेगेटिव क्या बन जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है। तो क्या बन गया, दैट इज अल्कीन। आई बेटा बात समझ में, है ना। मैकेनिज्म एज सच वैसे नीट की एग्जाम में अपने काम में नहीं आएगा, अपने को क्वेश्चन के लिए तो डायरेक्टली याद रखना है कि विसिनल डायहेलाइड यदि है तो विसिनल डायहेलाइड पर कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे विसिनल डायहेलाइड पर जिंक इन मीथेनॉल डाला या सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन डाला तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटकर कार्बन कार्बन में क्या बन जाएगा, दैट इज पाई बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके बाद से नेक्स्ट वाली जो रिएक्शंस हैं, नहीं कौन सी 2 रिएक्शन एक साथ हम देखेंगे, वन इज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, है ना। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन रहेगी वो कौन सी रहेगी, दैट इज डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स का डीहाइड्रो हैलोजिनेशन और अल्कोहल्स का डीहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों रिएक्शंस जो है साथ में पढ़ने का पर्पस क्या है, तो हम बोलेंगे बेटा इसमें क्या होता है, इन दोनों रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है ना वो क्या होता है, एक जैसा होता है ना, मैकेनिस्टिक पैटर्न जो होता है वो एक जैसा होता है ना, इसलिए इन दोनों रिएक्शंस को हमने साथ में लिखा, ठीक है। ये दोनों रिएक्शंस जो होती हैं ये हीटेड कंडीशंस में ही होती हैं, है ना। ये दोनों रिएक्शंस हीटेड कंडीशंस में ही होते हैं, ठीक है। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है इसके रिएजेंट्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे पहला होता है अल्कोहलिक KOH, उसके बाद इट इज NaNH2, ठीक है। थर्ड जो रहेगा वो क्या होता है, इट इज RONA अल्कोहल में, फोर्थ वाला जो रहेगा दैट इज ट्राई इथाइल अमीन, है ना। और फिफ्थ वाला जो है दैट इज पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है ना। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट्स आर व्हाट, अल्कोहलिक KOH, NaNH2।
then RO negative Na positive in ROH, then it is what, triethylamine, and fifth one is what, that potassium tertiary butoxide. ठीक है, फिर इसके बाद अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब हम करवाते हैं तो इसमें हम क्या लेंगे, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, देन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, फिर हो जाएगा इट इज Al2O3, देन इट इज THO2, और उसके बाद फिर इट इज Ln2O3. ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं, अल्कोहल्स के डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है ना. वन इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4. ठीक है, उसके बाद Al2O3, देन इट इज THO2 है ना, और लास्ट में क्या रहेगा, दैट इज Ln2O3. आई बेटा बात समझ में. तो ये सब क्या होते हैं, दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ऑफ अल्कोहल्स. आगे समझ में. ठीक है, आप कौन सी चीज बोलते हैं बेटा, ये दोनों रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस क्या होती हैं, तो हम बोलेंगे दे आर एग्जांपल्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस. ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस क्या होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, है ना. एलिमिनेशन रिएक्शंस में होता क्या है, तो हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं इनमें से, है ना, इनमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो होगा ऑर्गेनिक रिएक्टेंट, इसमें से, है ना, क्या होता है, दो एटम्स या दो ग्रुप्स का लॉस होता है, और इससे क्या बन जाता है, दैट इज प्रोडक्ट बन जाता है. ठीक है, इसके लिए या तो हीटिंग करनी पड़ती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड पर कोई रिएजेंट डालना पड़ता है. आई बेटा समझ में, है ना. एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बोला है हमने, तो हमने बोला एलिमिनेशन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स जो होते हैं उन रिएक्टेंट्स में से क्या हो जाएगा, दो एटम्स का या दो ग्रुप्स का या एक एटम और एक ग्रुप का लॉस हो जाता है. ठीक है, अब इनके जो टाइप्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ये ना, ये जो था अपना रिएक्शन नंबर 5 है ना, ये भी एलिमिनेशन है क्योंकि इसमें दो हैलोजन हटे, है ना. यहाँ पे दोनों हैलोजन सेम कार्बन से हट रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज 1-1 या अल्फा एलिमिनेशन, है ना. ऐसी वाली रिएक्शंस जिनमें दोनों आइटम्स जो होते हैं या ग्रुप्स जो होते हैं उनका लॉस कहाँ से हो जाता है, फ्रॉम द सेम कार्बन. ठीक है, ऐसा वाला जो एलिमिनेशन होता है ये क्या कहलाता है, 1-1 एलिमिनेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल अल्फा एलिमिनेशन. आइए बेटा बात समझ में अच्छे से, दैट इज कॉल्ड 1-1 एलिमिनेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल अल्फा एलिमिनेशन. आगे बेटा समझ में अच्छे से. ठीक है, फिर कौन सी चीज होती है, जैसे ये था, है ना, इसमें क्या होता है, तो हमने बोला यहाँ पर दो एटम्स या ग्रुप्स जो हैं इनका लॉस कहाँ से हो रहा है, दैट इज फ्रॉम एडजेसेंट एटम. ठीक है, जब दो एटम्स या ग्रुप्स का लॉस कहाँ से होता है, एडजेसेंट एटम से होता है. ठीक है, तो तब इसको क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे तब ये कहलाता है 1-2 या बीटा एलिमिनेशन. ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस की मेनली तो अपन 1-2 एलिमिनेशन से ही डील करेंगे, बट क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस दे में भी 1-1, जब क्या हो जाएगा, बोथ द एटम्स और ग्रुप्स दे आर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द सेम कार्बन, दैट इज कॉल्ड 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन. while if the two atoms or groups these are being lost from the adjacent atoms, then it is known as what, that 1-2 और बीटा एलिमिनेशन. ठीक है, तो अब जो अपन यहाँ पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स देखेंगे, ये वाली जो दोनों रिएक्शंस होती हैं बेटा, ये क्या होती हैं, तो हम बोलेंगे दोनों ही रिएक्शंस होती हैं 1-2 और बीटा एलिमिनेशन. क्लियर है. ठीक है. अब क्या होता है बेटा इसमें, यदि आप देखोगे कि 1-2 या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस देखो, ठीक है, तो 1-2 या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में, है ना, कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे कि इसमें ना, जैसे एक कार्बन पर से क्या इधर हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन, और इधर क्या बन जाएगा, दैट इज पाई बॉन्ड बन जाता है ना. तो हम बोलेंगे कि जो 1-2 या बीटा एलिमिनेशन होते हैं इनमें दो सिग्मा बॉन्ड्स टूटते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बन जाता है ना. 1-2 और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस इनमें क्या होता है, तो हम बोलते हैं इन एलिमिनेशन रिएक्शंस में, है ना, कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे एडजेसेंट कार्बन्स पर से, है ना, क्या हो जाएगा, दोनों पर से एक एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और उनकी जगह पर क्या बन जाता है, एक नया पाई बॉन्ड बन जाता है. आगे समझ में. ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे अगली वाली की, है ना, ये जो रिएक्शंस होती है ना, जैसे अब एडिशन रिएक्शन को यदि अपन देखें तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो हम बोलते हैं एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. ठीक है,
तो हम क्या बोलते हैं कि जो 1,2 या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं ये एडिशन रिएक्शंस की ऑपोजिट होती हैं, है ना। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, तो हम बोलते हैं एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। एलिमिनेशन में क्या हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड्स टूटे और एक पाई बॉन्ड बना। आगे बेटा समझ में अच्छे से, ठीक है ना। तो 1,2 या बीटा एलिमिनेशन, दीज रिएक्शंस दे आर ऑपोजिट टू दोज ऑफ व्हाट, एडिशन रिएक्शन। क्लियर है अच्छे से, है ना। चलो अब अपन कौन सी चीज देखेंगे, इसके मैकेनिस्टिक पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिस्टिक पैटर्न में हम क्या देखेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो दोनों रिएक्शंस होती हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शंस जो होती हैं ये है ना एलिमिनेशन रिएक्शंस है ना, 1,2 और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और काइनेटिक्स के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे कि ये 2 टाइप के मैकेनिज्म फॉलो कर सकती हैं, है ना। 1,2 और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होंगी, है ना, ये क्या हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे 2 टाइप के मैकेनिज्म फॉलो कर सकती हैं, ठीक है। पहले टाइप का जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होता है, दैट इज E1 मैकेनिज्म, है ना। पहले टाइप का जो मैकेनिज्म होता है ना वो क्या रहेगा, E1 मैकेनिज्म होता है ना। E1 मैकेनिज्म क्या, तो हम बोलेंगे इट इज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, है ना। E1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो हम बोलते हैं E1 का मतलब होता है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब इसमें क्या बेटा, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन जो है इसमें क्या है, हमको 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक अल्काइल हैलाइड और एक KOH, अल्कोहल तो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं लेकिन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन जो होगी एलिमेंट्री नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि रिएक्शन यदि एलिमेंट्री होगी मतलब क्या होगा, एक स्टेप की होगी, एक स्टेप होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों रिएक्टेंट्स को उसी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टेप होगा तो वही क्या होगा, RDS होगा, ठीक है। और RDS में यदि दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, तब रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है। बट रिएक्शन तो क्या बोल रहे हैं अपन, इट इज E1 मतलब एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर है। समझ आ रही है ना बात, रिएक्शन तो क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है। तो रिएक्शन का यूनिमॉलिक्यूलर होना, ठीक है, रिएक्शन का यूनिमॉलिक्यूलर होना है ना क्या करवाएगा, तो हम बोलेंगे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स बनवा देता है। ये रिएक्शन कैसी नहीं होगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होती। क्लियर हो गई बेटा बात ये, ठीक है। तो अब इस बेसिस पर हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिजाइन कर पाएंगे, है ना। कि रिएक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक से ज्यादा स्टेप में खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन जो होगी वो एक से ज्यादा स्टेप में होगी, है ना। और वो एक से ज्यादा स्टेप्स जो होते हैं वो भी कितने हो पाएंगे, तो हम बोलेंगे 2 ही हो सकते हैं, है ना। एक तो कौन सा कि 2 बॉन्ड्स टूटने, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए एक स्टेप में और दूसरे स्टेप में क्या टूट जाए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए और कार्बन कार्बन में क्या बन जाए, दैट इज पाई बॉन्ड बन जाए। आ रहे हैं ना समझ में, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अब E1 रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है ना, हमको क्या समझ में आ गया कि रिएक्शन यदि यूनिमॉलिक्यूलर है तो ये एलिमेंट्री नहीं हो सकती, इसको कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा, ठीक है। और रिएक्शन यदि कॉम्प्लेक्स है तो फिर क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक से ज्यादा स्टेप्स में इसके मैकेनिज्म को हमको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक से ज्यादा स्टेप्स क्या हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे वो एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे, तो हम बोलेंगे एक स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने तोड़ा हेटेरोलाइटिकली, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, क्या बन गया इसमें, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब क्या पढ़ रखा है अपन ने कि कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, है ना। कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, तो हमने बोला कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है नेचर में, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर से अब एसिडिक हाइड्रोजन को कौन खींच लेगा अपने साथ, OH नेगेटिव खींच लेता है, ठीक है।
तो OH नेगेटिव इस एडजेसेंट कार्बन पर से H पॉजिटिव को खींचेगा, कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये C नेगेटिव C पॉजिटिव क्या बन जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़कर क्या बनाया हमने, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के साथ इट वाज एसिडिक इन नेचर, तो बेस ने OH नेगेटिव जो लिया है, बेस ने उस हाइड्रोजन को खींचा, कार्बन पर नेगेटिव, एडजेसेंट पर पॉजिटिव, क्या बन गया यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इवन रिएक्शन में ये दो स्टेप्स हो जाते हैं। ठीक है, अब बेटा कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाला स्टेप जो होगा वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज कार्बन हेलोजन सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, जिससे क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इसलिए अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वाला स्टेप कैसा हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी स्लो। सेकंड स्टेप फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या है, अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो जल्दी से अपने अंदर से हाइड्रोजन हटवा देता है, तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है कि इसका दैट इज ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाली स्टेप जो होती है वो क्या हो जाएगी, दैट इज स्लो, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन बन रहा था। ठीक है, और सेकंड वाली स्टेप जो है वो किसकी हो जाएगी, दैट इज फास्ट, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन जो है वो खत्म हो रहा था। आया बेटा समझ में अच्छे से ही। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स में क्या हो जाएगा, इट इज इवन रिएक्शंस का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज देखेंगे, इवन रिएक्शन के कैरेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, तो इवन रिएक्शन की कैरेक्टर्स में सबसे पहला तो हम क्या बोलेंगे कि इवन रिएक्शंस जो होती है ना उनका ये रेट लॉ इक्वेशन है ना, R इज इक्वल टू के, अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल के पावर में 1 और इधर बेस जो है इसके पावर में 0। ये रिएक्शंस क्या करेंगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या बोला कि रिएक्शन जो होती है इसमें क्या बना है बेटा, कार्बोकैटायन बना है, तो कार्बोकैटायन बन रहा है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है ना। तो उसका एग्जांपल लिखा है अपन ने कि ये रिएक्शंस जो होती हैं इनमें क्या होगा, देन माइट रिमेन अकम्पनीड विद रीअरेंजमेंट, है ना। ये रिएक्शंस जो होंगी इनमें रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, देन माइट रिमेन अकम्पनीड विद रीअरेंजमेंट। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लिया, अल्कोहलिक क्यूज के साथ हीट किया, क्या हो जाएगा, X नेगेटिव हटा, कार्बोकैटायन बना 1 to मिथाइल शिफ्ट होगी, क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन 2 डिग्री से 3 डिग्री में, फिर एडजेसेंट कार्बन पर से हाइड्रोजन हटकर ये अल्कीन बन गई, है ना। तो हमने बोला इवन रिएक्शंस में कार्बोकैटायन बनने की वजह से क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि इवन रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है, इनमें क्या देखने को नहीं मिलता हमको, आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, है ना। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, तो हम बोलेंगे आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब होता है कि यदि हम किसी एक रिएक्शन को क्या करके करते हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स लेकर करते हैं। जैसे एक बार हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड लिया विद हाइड्रोजन, दूसरी बार हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड विद ड्यूटेरियम एंड बीटा कार्बन। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन मतलब इवन रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, और क्या लेकर करवा रहे हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ड्यूटेरियम। ठीक है, अब क्या किया हमने, इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक क्यूएच डालकर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसा करवाने पर यदि क्या हो जाए, तो हम बोलेंगे दोनों अलग अलग आइसोटोप्स के केसेस में यदि रेट कांस्टेंट अलग अलग आ जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो ये मतलब इवन है ना, या जो और कोई भी रिएक्शन हो वो क्या शो करेगी, आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगी। मतलब आइसोटोप बदलने पर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में डिफरेंस यदि आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन आइसोटोपिक इफेक्ट शो करती है। आइए बेटा बात समझ में, ठीक है। लेकिन यदि कौन सी वाली चीज हो जाए, तो हमने बोला कि हमने अलग अलग आइसोटोप्स लिए और अलग अलग आइसोटोप्स लेने के बाद भी यदि क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट सेम ही रह जाए, ठीक है ना। अलग अलग आइसोटोप्स लेने के बाद भी यदि रेट कांस्टेंट सेम ही रह जाता है, ठीक है, तो तब उस केस में हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे तब उस केस में रिएक्शन जो होती है ना, वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करती, है ना। तब उस केस में रिएक्शन जो होगी वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करेगी।
आए समझ में बेटा? तो हम क्या बोलते हैं कि इवन रिएक्शंस में आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को हमको नहीं मिलता है। ठीक है, अब क्या होगा, आइसोटोपिक इफेक्ट जो, इसको अपने को ऐसे भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सिग्निफिकेंट होता है, दूसरे एलिमेंट्स के लिए आइसोटोपिक इफेक्ट जो होगा ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है ना। आइसोटोपिक इफेक्ट की स्टडीज जो होती हैं ये सिग्निफिकेंट होती हैं सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। क्लियर बेटा अच्छे से ये? ठीक है, इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलेंगे है ना वो कौन सी होगी कि इवन रिएक्शंस जो होती हैं है ना इनमें एलिमेंट इफेक्ट दिखता है ना। एलिमेंट इफेक्ट भी सिंपल समझ आ जाएगा कि एक रिएक्शन को जो अपन क्या करेंगे बेटा, अलग अलग एलिमेंट्स लेकर, जैसे एक बार हमने अल्काइल हैलाइड में हैलोजन फ्लोरीन ले लिया, एक बार क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन, एक बार आयोडीन, ठीक है। तो जब एक रिएक्शन को क्या करेंगे अपन अलग अलग एलिमेंट्स लेकर करते हैं, और सारे केसेस में क्या करेंगे हम रेट कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ यदि रेट कांस्टेंट अलग अलग आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे रिएक्शन में एलिमेंट इफेक्ट है, ठीक है। पर यदि हमने क्या बोला कि अलग अलग एलिमेंट्स लिए और उसके बाद भी क्या हो जाएगा, यदि रिएक्शन के रेट में अंतर नहीं आया तो हम बोलेंगे रिएक्शन में एलिमेंट इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब क्या यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किस में टूट रहा है, तो हमने बोला दैट इज आरडीएस, फर्स्ट स्टेप में टूट रहा है। तो सीएफ बॉन्ड यदि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके साथ रिएक्शन स्लो हो जाती है, और सी आई बॉन्ड वीक है तो उसके साथ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। मतलब एफ लेंगे तो रिएक्शन स्लो, आई लिया तो रिएक्शन फास्ट। इसका मतलब अलग अलग एलिमेंट लेने पर रिएक्शन के रेट में अंतर आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा रिएक्शन में एलिमेंट इफेक्ट दिखेगा। आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा था, तो हमने बोला कि कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड कहाँ टूट रहा था, फास्ट स्टेप में टूट रहा था, और फास्ट स्टेप जो होती है वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करती। तो इसलिए आपने CH या CD कोई सा भी बॉन्ड लिया, क्या हो जाना, तो कोई सा भी आइसोटोप लिया, उसको टूटना कहाँ है, इवन रिएक्शन में उसको फास्ट स्टेप में टूटना है। फास्ट स्टेप का रिएक्शन के रेट से कोई लेना देना नहीं होता, तो उसमें आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ो चाहे कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड तोड़ो, रिएक्शन के रेट पर कोई अंतर आपको देखने को मिलता नहीं है। समझ आ गई बात ये? तो इस वजह से रिएक्शन में आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ टूट रहा था, आरडीएस में, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ का रिएक्शन के रेट पर असर हुआ, मतलब हैलोजन बदलने पर रिएक्शन रेट में अंतर आया, मतलब रिएक्शन ने एलिमेंट इफेक्ट शो किया। आगे बेटा समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट इवन, है ना। अब नेक्स्ट वाली क्लास में अपन क्या देखेंगे, दैट इज E2 मैकेनिज्म देखेंगे।